हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी पाठशाला में। हम लोग आज देख रहे हैं कक्षा 12 के पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट। आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलेंगे। पहले मैं बुक को रीडिंग मारूंगा और समझाऊंगा, उसके बाद में एक शॉर्ट नोट्स के रूप में भी लेके आऊँगा ताकि रिवीजन कर सके, जल्दी आप पढ़ सके। वो एग्ज़ाम के कुछ दिन के पहले पढ़ने के लिए फ़ायदेमंद होंगे। फिर इसके ऊपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एमसीक्यू भरे कराऊंगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा। बोल रहे चलिए एक बार इसमें हम लोग चित्र को एक बार ये देख लेते हैं। ये जो चित्र है आप देख रहे होंगे, यहाँ पाकिस्तान के भी झंडा लहर रहा है और जो है आपका हिंदुस्तान के भी झंडा लहर रहे हैं। ये कब की है? आज़ादी के बाद की बातें हैं। ठीक है, और कहाँ पे? कलकत्ता में। क्योंकि भारत आज़ाद तो हुआ था, लेकिन आज़ादी के साथ ही भारत का सबसे बड़ा एक बात हुआ कि यहाँ बंटवारा भी हो गया, जो कि भारत के लिए अच्छे नहीं थे। यानी जितने भी लोग थे भारत को आज़ाद कराने वाले चाह रहे थे, वो लोग के अच्छा नहीं मान रहे थे, केवल मुस्लिम लीग को छोड़ करके। इसमें कुछ पृष्ठभूमि दिया हुआ इस अध्याय में कि हम इसमें किसके किसके बारे में बातें करेंगे। बोल रहा आज़ाद हिंदुस्तान के शुरुआती कुछ साल चुनौतियों से भरे थे। इसमें सबसे बड़ी चुनौती थी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की। बोल रहा आज़ादी जब देश हुए तो बहुत सारी चुनौतियां था। इन सारी चुनौतियों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या चुनौतियां सामने को देखने को मिला था, जिसमें से सबसे बड़ा चुनौतियां क्या थी? राष्ट्रीय एकता और अखंडता की। राष्ट्रीय आज़ाद हिंदुस्तान राजनीति के इतिहास की चर्चा की शुरुआत हम इन चुनौतियों की जिक्र से करेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि 1947 के पहले के दशक में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में सफलतापूर्वक निपटा गया। आज़ादी मिली, लेकिन देश का बंटवारा भी हुआ। बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, लोग विस्थापित हुए। इस घटना से धर्मनिरपेक्ष भारत की धारणा पर भी आँच आने लगी। बोल रहा है जब इस प्रकार बंटवारा हुआ, उससे क्या हुआ? बहुत मात्रा में त्रासदी भी हुई थी। बहुत लोग जो उसमें पता नहीं था कि भारत में रहना, पाकिस्तान में, सारी चीज़ें भी बातें एक एक करके उस पर बात आगे करेंगे। ठीक है, ये केवल पृष्ठभूमि है, इसमें कुछ समझना नहीं है। फिर बोल रहा है देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का मसला तुरंत हल करना जरूरी था। देशी रियासत, ऐसा नहीं था कि अंग्रेज़ों ने जो है पूरे भारत को गुलाम नहीं बनाए थे। बहुत ऐसी रियासतें थे जो कि जहाँ पे राजाओं का शासन हुआ करता था। अब वो लोग जो थे भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। वो लोग चाहते थे हम लोग खुद अपना जो है शासन चलाते रहना चाहते थे, जिस तरह पहले चला रहे वैसे चलाते रहना चाहते थे। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बोल रहा है ये कलकत्ता 1947 की फ़ोटो था। दंगा प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए हिंदू और मुसलमान समुदाय के लोग भारत और पाकिस्तान का झंडा फहराते हुए शहर में गश्त कर रहे और ट्रकों पर चल रहे इन लोगों का यह चित्र विभाजन का खुशी और त्रासदी दोनों में एक साथ बयां करता है। ठीक है, बढ़ते हम लोग चैप्टर की ओर। ये चैप्टर पहला है आपका राष्ट्र निर्माण की चुनौती, यानी कि फर्स्ट चैप्टर नंबर है। सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। लगभग 200 वर्ष गुलाम रहने के बाद जो है भारत की आज़ादी जो मिली थी 14-15, क्योंकि 14 अगस्त इसलिए माना जाता है कि पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त को ही स्वतंत्र अपने आप को मानते, और पाकिस्तान में 14 अगस्त को ही क्या किया जाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। वो लोग जो झंडा फहराते हैं अपने पाकिस्तानी झंडा, वो कब फहराते हैं? 14 अगस्त को फहराते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, पहला जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? 1950 से 51 में हुआ था। इसको 51 से 52 में हुआ था। इसको 52 का चुनाव सफलता कहा जाता है। लेकिन क्या इस समय प्रधानमंत्री बने थे? नहीं, इससे पहले भी बने थे। कब? 1947 में ही बन गया था। संविधान तैयार हो रहा था उस समय ही प्रधानमंत्री, क्योंकि देश चलाने के लिए प्रधानमंत्री तो चाहिए, जिसको कार्यकारिणी प्रधानमंत्री के रूप में कहा जाता है। तो बोल रहे हैं इस रात संविधान के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधु से चिर परिचित भेंट या ट्रुथ विद डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने बहुत एक अच्छा भाषण दिया था, जिसका नाम क्या था? भाग्यवधु से चिर परिचित भेंट या ट्रीट विथ डायनेस्टी। ये बात है याद रखना। क्वेश्चन पूछता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का, या फिर उल्टा करके क्वेश्चन पूछेगा भाग्यवधु से चिर परिचित भेंट किसकी प्रसिद्ध भाषण है? तो ये किसका प्रसिद्ध भाषण है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और ये भाषण से कब दिया था? 13 दिसंबर को दिए थे। हिंदुस्तान जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में कई आवाज़ें बुलंद थी। बहरहाल दो बातों पर सबकी सहमति थी। बोल रहा जब आज़ादी के पहले लिए एक पार्टी बना हुआ था। कौन सा पार्टी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी बोलते हैं। और इनकी स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था?
1885 ईस्वी में। बहुत सारे लोग इस पार्टी में शामिल हुए थे, जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के लोग हुआ करते थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। इसके अलावा भी 1-2 पार्टी बाद में आया था, लेकिन ज़्यादातर महत्वपूर्ण जितने भी लोग थे, नेता थे, सब इसी पार्टी में शामिल हुए। तो जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उसी समय 2 बातों पर सहमति हुए थे। पहली बात था कि आज़ादी के बाद देश का जो शासन होगा वो कैसा होगा, लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। और दूसरी बात था कि सरकार जो है सबके भले के लिए काम करेगी। ये 2 बातों पर पहले ही सहमति हो गया था। इस शासन में गरीबी और कमज़ोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। इसके साथ ये भी बातें बोला गया था कि इस शासन में जो है गरीबों और कमज़ोरों का क्या किया जाएगा, खास ख्याल रखा जाएगा। देश अब आज़ाद हो चुका था और आज़ादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था। और बोल रहा है कि इसके बाद जब देश आज़ाद हो गया, जो ये सपना था, क्या सपना कि देश को लोकतांत्रिक बनाना है और सबके भले के लिए काम करना है और कमज़ोर वर्ग का भी खास ख्याल रखा जाना है। यह कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि भारत जो है एक बहुत बड़ा देश हुआ करता है और यहाँ पे बहुत सारे अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, रीति रिवाज सबका अलग अलग है, परंपराएं अलग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ। बोल रहा है आज़ाद हिंदुस्तान जो हुआ वो कठिन, क्यों कठिन हुआ, क्योंकि जो है बंटवारा हो गया। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालात में के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी मिली, लेकिन यह देश के बंटवारे के साथ। सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन का त्रासदी का साल रहा। बोल रहा है 1947 का जो साल था वो भारत का जो था अच्छा नहीं रहा, हिंसा से भरा हुआ था। आज़ाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। आज़ादी के इन उथल पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इन बातों से नहीं भटका कि यह नया राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में है। चलिए आगे देखते हैं। ये लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यहीं से इन्होंने भाषण दिया था। मुख्य तौर पर जो थे भारत के सामने उस समय 3 चुनौतियां था। तीनों चुनौतियों को देखते हैं कि क्या क्या चुनौती रहा था। मैं इसके ऊपर एक नोट्स के रूप में लेके आऊँगा, ठीक है, उस पर आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। लेकिन एक बार आपको बुक को, अगर आप चाहते हैं कि मेरा अच्छा नंबर आओ, अच्छा मतलब लगभग 450 के आसपास मान लीजिए, इसके आसपास अगर आप चाहते हैं कि नंबर आए पॉलिटिकल में, तो आपको जो एक बार बुक रीडिंग मारना ही होगा, ठीक है। एक बार बुक को आप देखिए, फिर मैं एक नोट्स पर लेके आऊँगा, उस नोट्स को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर करा दूँगा चैप्टर वाइज, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ जैक बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। ज़्यादा प्रेफरेंस मैं जैक बोर्ड को दे रहा हूँ, बिहार बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, लेकिन जैक बोर्ड में गारंटी करता हूँ कि 100% इससे बाहर नहीं रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं। बोल रहा मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियां थी। पहली और तत्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे और ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं को एक जगह हो। बोल रहा है कि पहला जो तत्कालिक चुनौती है एकता के सूत्र में बांधना, क्योंकि इसमें बहुत सारी विविधता था। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। बोल रहा भारत जो है अपने आकार और विविधता में महादेश से कोई छोटा नहीं था, यानी कि बड़ा देश था। तो सबसे बड़ा एकत्रित करना, लोग अपने परिवार को एकत्रित नहीं कर पाता है, नहीं तो फिर देश को एकत्रित करना सोचो कितना मुश्किल काम होगा। और अभी भी प्रधानमंत्री के लिए देश चलाना मुश्किल ही रहता है। यहाँ अलग अलग बोली वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग थी, उनका संस्कृति अलग था, भाषा अलग था, और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधता से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता है। सब लोगों का यही मानना था कि भारत में इतनी विविधता है, ज़्यादा दिन तक ये एकजुट नहीं रह पाएगा ना। देश के विभाजन के साथ के मन में समाई आशंका एक तरह से सच साबित हुई थी, क्योंकि तुरंत बंटवारा भी हो गया था। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े थे। क्या भारत एक रह पाएगा? ये सवालें उस समय चल रहे थे, ठीक। क्या ऐसा करने के लिए भारत की सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि दे देगा? कि इन सब चीज़ों के बारे में इस बुक में हम लोग जानकारी लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। दूसरी चुनौती उनका क्या था?
वो पहला चुनौती क्या था? एकता के सूत्र में बांधना। एक लाइन केवल याद रखना है। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने के लिए लेकर था। बोल रहा है कि दूसरा जो चुनौती था वो किसको लेकर थे? लोकतंत्र को कायम करने के लिए था। आप भारतीय संविधान के बारे में अपने पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। हमारे संविधान में कितने प्रकार के? शुरुआत में जो है मूल संविधान में 7 प्रकार की मौलिक अधिकार की बातें किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में 6 प्रकार की है। एक संपत्ति के अधिकार को आपको हटा दिया गया है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार भी दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूल लोकतंत्र को बनाया। भारत का जो है किस प्रकार की देश है? भारत संसदीय है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम ऑब्जेक्टिव में डालेंगे, उसमें और क्लियर होता जाएगा, उसमें भी बातें करेंगे इस पर। तो दूसरी जो चुनौती थी, बोल रहा है कि दूसरा जो इनका सबसे बड़ा चुनौती था वो क्या था? लोकतंत्र को कायम करना। यानी कि इतनी बड़े देश में लोकतंत्र को आप कायम करने के लिए भी सबसे बड़ा चुनौती था। भारत में संविधान को बनाया गया था, उस समय संविधान पे काम चल ही रहा था और संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जा रहा था। और संविधान में हमारे मौलिक अधिकार की गारंटी भी दिया गया है। इस मौलिक अधिकार के तहत लोग अपने अलग अलग तरीके की बात रखते थे, मानते थे। और हमारी जो है सरकार किस व्यवस्था के द्वारा बनते हैं? संसदीय शासन प्रणाली के आधारित पर बनते हैं। इन विशेषता से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है, लेकिन इतना भर ही काफ़ी नहीं होता। चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए। और तीसरा चुनौती जो था कि विकास में सबसे समुच्चय भारत का भला हो, न कि कुछ तबकों का। तीसरा जो चुनौती था, ये चाहते थे कि विकास में जो है पूरे भारत की भला हो, न कि किसी एक तबके का, किसी खास वर्ग का, किसी खास व्यक्तियों का। ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी चुनौती ये थी। इस मोर्चे पर संविधान में यह बात सब कर दी गई कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक, संस्कृति, अल्पसंख्यक समुदायों का विशेष सुरक्षा दी जाए। यानी कि उस समय भी लोग बहुत ज़्यादा गरीब अमीर थे और सबों के लिए एक जैसा कानून बनाना ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। और अल्पसंख्यकों की ज़्यादा सुरक्षा की भी बात किया जा रहा था। संविधान के राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीब के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। ये मुख्य रूप से 3 चुनौतियों पर बातें किया गया। पहला चुनौती क्या था? एकता के सूत्र में बांधना। दूसरा चुनौती क्या था? लोकतंत्र को कायम करना। तीसरा चुनौती क्या था? कि विकास जो हो वो पूरे भारत के लिए हो, न कि किसी एक वर्ग के लिए। ये तीनों बातें समझ गए, इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे की ओर। बोल रहे आज़ाद हिंदुस्तान ने इन चुनौती के आगे क्या रुख अपनाया। यानी कि जब भारत आज़ाद हुए तो इन चुनौतियों के सामने किस प्रकार के रुख अपनाया, क्या क्या, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संविधान में तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कहाँ तक सफलता मिली, इस पूरी किताब में इन्हीं सवालों को खंगालने की कोशिश की गई है। क्योंकि ये किताब ही है पॉलिटिकल साइंस ने। इस किताब में आज़ादी के बाद के दौर के भारतीय राजनीतिक की कथा लिखी गई ताकि आप खुद इन जैसे बड़े सवालों के अपने उत्तर तलाश पाने के काबिल हो सकें। शुरुआत के 3 अध्याय में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऊपर जिन 3 चुनौतियों का जिक्र किया गया उनका आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में कैसे सामना किया गया। यानी कि बोल रहा है 3 चीज़ों पे जिक्र किए थे, वो हम लोग 3 चैप्टर आगे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में 3 चुनौतियाँ क्या क्या था। पहला चुनौती था एकता के सूत्र में बांधना। दूसरा चुनौती था लोकतंत्र कायम करना। तीसरा चुनौती था विकास पूरे भारत के लिए हो। समझते हैं आगे। बोल रहा आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। बोल रहा आज़ादी के तुरंत बाद जो था सबसे प्रमुख काम क्या करना था? राष्ट्र का निर्माण करना था। क्योंकि उसमें राष्ट्र इस प्रकार के जो अभी हम लोग भारत का मैप देख रहे हैं ऐसा नहीं था, अलग थलग था, ठीक है। इससे पहले अध्याय में हम इस चुनौती पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि शुरुआत में इन घटनाओं की चर्चा की जाएगी जिन्होंने आज़ादी के एक संदर्भ प्रदान किया।
इससे हमें यह समझने की मदद मिलेगी कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में क्यों उभरा। इसके बाद हम यह देखेंगे कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में अपने को किस तरह से साझे इतिहास तथा साझे नीति के पलक पर गढ़ा। अगले 2 अध्याय में हम लोकतंत्र कायम करने और बराबरी का साफ इंसाफ आधारित विकास हासिल करने की चुनौतियों पर विचार करेंगे। ये इसका पृष्ठभूमि दिया हुआ है, इस सब में कुछ समझना नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं बुक को थोड़ा रीडिंग मार दे रहा हूँ ताकि लोगों को संतुष्टि हो जाए जो देखेंगे वीडियो, वरना मैं तो PDF या PPT के रूप में दे देता, अच्छा रहता। यानी कि एक वीडियो आपका इसमें लगभग 2 क्लास 3 क्लास रहेंगे और एक वीडियो आपका पूरा निचोड़ रहेगा जिसमें जो है सारे आपको केवल अच्छी चीज़ देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है और समझने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये है आपका डाक टिकट जारी किया गया है अलग अलग तरीके से। यहाँ बोल रहा है यहाँ प्रदर्शित 3 डाक टिकटों को प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के अवसर पर जारी किया गया। ये इन टिकटों पर छपे चित्र से आपको नए गणतंत्र के सामने खड़ी किन किन चुनौती के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपको 1950 के इन डाक टिकटों को डिजाइन तैयार करने के लिए कहा जाता तो आप इन टिकटों पर किस तरह से चित्र उकरे थे, यानी कि इसमें बातें क्या गई कि इस चित्र से आप क्या क्या समझ रहे हैं, ठीक है। इनॉग्रेशन जनवरी 26 1950, सब जो है 26 जनवरी 1950 की ही है। इसमें देखो आना का पेशा में जो है आना में चर्चा किया गया। ये भी आना, ये 2 आना का है, ये शायद 4 आना का है, कुछ इस प्रकार के हैं। इस पे हम फिर एक बार चर्चा करेंगे। ये जो बीच में बुक का दिया हुआ भाग है, अरे ठीक रह जाओ, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। विभाजन और विस्थापन का पुनर्वास की इसमें जो है विभाजन से भारत को क्या क्या सामना करना पड़ा। बोल रहा 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए, क्योंकि 14 अगस्त को क्या बन गया पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत। तो 14-15 अगस्त एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र अस्तित्व में आया था। ऐसा विभाजन कर, अच्छा भारत को जो आज़ादी मिला था किस के तहत मिला था? माउंटबेटन योजना के तहत। किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। और इसी योजना के तहत जो है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ था। ये बातें याद रखना, माउंटबेटन योजना। और भारत के संविधान का निर्माण किसके तहत किया गया है? कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन योजना या फिर क्रिप्स मिशन योजना उसे बोल सकते हैं। ऐसा विभाजन के कारण हुआ ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। बोल रहा है ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि जो इंडिया में ब्रिटिश का शासन था इसलिए उससे पहले जो भारत आज़ादी से पहले भारत को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। अपने इतिहास की पाठ्य पुस्तक में उस राजनीतिक घटना कार्य के बारे में पढ़ा है जिसके फलस्वरूप दोनों के भूभाग को रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींच दी गई। बोल रहा आप इतिहास के पाठ्य पुस्तक में इसके बारे में पढ़े होंगे कि दोनों को जो है भूभाग को देखते हुए रेखांकित बॉर्डर खींच दिया गया। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किया। और द्विराष्ट्र सिद्धांत का बात किसने किया था? मुस्लिम लीग ने। क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का मांग किसने किया था? तो किसने किया था? ये इसी ने किया था। किसने? इसी ने। इसी ने मतलब मुस्लिम लीग ना। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम के 2 कौमों का देश था। और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। हालांकि कांग्रेस जो थे उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत और पाकिस्तान का विरोध किया था। वो नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो। बहरहाल सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों पर जोर रहा। नतीजन पाकिस्तान की मांग मान ली गई। बोल रहा 1940 के दशक मतलब 1940 से 1950 की बात कर रहा है। 1940 से 50 यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में बहुत तरह के प्रतिस्पर्धा हुए। अलग अलग विचारधारा के लोग उसमें सम्मिलित हुए। मुस्लिम लीग वाला को ये लग रहा था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो हमारे भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के लिए अलग मांग कर लिया। आगे है विभाजन की प्रक्रिया। फैसला हुआ
कि अब जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान के नाम दो देशों के बीच बांट दिया जाएगा। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी कठिन था। बोल रहा है ये विभाजन तो दर्दनाक था ही, कोई चाहता नहीं था कि जो है दो भागों में बंट जाए, लेकिन कोई नहीं चाहता तो फिर बंटता ही नहीं। मुस्लिम लीग वाले चाहते थे, मुसलमान जो लोग थे सारे मुसलमान वाले भी नहीं चाहते थे। अगर सारे मुसलमान वाले चाहते तो फिर भारत में मुस्लिम लोग रहते ही नहीं, सब कोई पाकिस्तान चला जाता। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्यक को विभाजन का आधार माना जाएगा। ये क्वेश्चन बनते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो है विभाजन किस आधार पे किया जाएगा, तो बोल रहा है धार्मिक बहुसंख्या, यानी जिस जहाँ पे जो है मुसलमानों के धर्म ज़्यादा होगा, इस्लाम धर्म जहाँ ज़्यादा होगा उसे पाकिस्तान माना जाएगा, और जहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज़्यादा होगा उसे भारत माना जाएगा। अब देखो इसमें भी बहुत बड़ी समस्या था, क्योंकि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहाँ एक तरफ केवल मुसलमान हो और एक तरफ केवल हिंदू हो, क्योंकि सब मिले जुले थे। इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक, यानी कि जहाँ पे बहुसंख्यक मतलब हुआ जिसकी मुसलमानों की संख्या ज़्यादा और हिंदुओं की संख्या कम हो, तो उसे मुस्लिम बहुसंख्यक कहा जाता है। और हिंदुओं की संख्या अगर ज़्यादा और मुसलमानों की संख्या कम हो तो उसको हिंदू बहुसंख्यक कहेंगे। वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष भारत कहलाएंगे। बोल रहा जहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा था उसको क्या कहा जाएगा, पाकिस्तान, और शेष जो है उनको क्या माना जाएगा, भारत माना जाएगा। यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है, लगता है कि आसान है, हालांकि ऐसा था नहीं, लेकिन असल में इसमें कई हिस्सों की दिक्कतें थी। पहली बात तो यह था कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हो। ठीक है, बोल रहा है कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहाँ मुसलमान क्या हो, बहुसंख्यक। ऐसे दो इलाके थे जहाँ मुसलमान की आबादी ज़्यादा थी, एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूर्व में था। ऐसा कोई तरीका न था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। ऐसे देखते हुए कि फैसला किया कि पाकिस्तान के दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। जो अभी बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, और उसमें वहाँ पे क्या था, मुसलमानों की संख्या बांग्लादेश में ज़्यादा थे, इसलिए जो है अब उनको किसी तरह तो जोड़ तो नहीं सकते थे, इसलिए पाकिस्तान दो पाकिस्तान बना था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। वो अलग बात है कि 1971 में जो है इंदिरा गांधी ने उसको बांग्लादेश बनवा दिया। दूसरी बात यह कि मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। पहला बात तो ये था कि कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे मुसलमान बहुसंख्यक हो और एक तरफ हो, और दूसरा समस्या ये था कि ज़रूरी नहीं कि जितने भी मुस्लिम बहुसंख्यक थे वो सभी लोग क्या हो, पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। इसमें से एक व्यक्ति थे, पश्चिमेतर सीमा प्रांत के निर्वाधित नेता थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ये महात्मा गांधी के जो है बहुत बड़े दोस्त हुआ करते थे। अब जब महात्मा गांधी से दोस्त होंगे तो फिर जो है ये द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध तो करेंगे ही, इसलिए एक ऑब्जेक्टिव आता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान जो है वो द्विराष्ट्र सिद्धांत के क्या थे, खिलाफ थे, विरोधी थे। इसको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी और द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। संयोग से उनकी आवाज़ की अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। और बोल रहा इनकी बातों को नहीं माना गया, इसके बाद भी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में इसको शामिल कर लिया गया। तीसरी समस्या और भी विकट थी। बोल रहा तीसरी समस्या पे हम लोग ध्यान देते हैं कि इसकी तीसरी समस्या क्या था विभाजन में। तीसरी समस्या और विकट थी। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल के अनेक हिस्से से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। बोल रहा पंजाब और बंगाल जो है अभी ये आपका जिसको हम लोग पश्चिम बंगाल कहते हैं, वो उसको भी दो भाग में बांट दिया गया, क्यों, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो है वो आपका बांग्लादेश में चला गया, तो उस समय जो है पूर्वी पाकिस्तान में था, इसलिए अभी बंगाल को पश्चिम बंगाल ही कहा जा रहा है, लेकिन उसमें इसको दो भागों में बांट दिया। और बंगाल और पंजाब में बहुत ज़्यादा जो है हिंसा हुआ था बंटवारे के समय। अब जब मैप देखेंगे, एक बार मैं मैप थोड़ा सा भारत का बना लेता हूँ, हालांकि इसमें बनेंगे अच्छा नहीं, फिर भी मान लो, ओह ऐसे नहीं, तो बन नहीं रहा। मान लेने ये भारत का मैप है, कोई उल्लू नहीं है, ठीक है, नहीं तो आप लोग मानोगे ये क्या बन गया है।
लगता है ये साइंस में आप लोग पढ़े होंगे, वो गंगा बन गया है ना लेकिन फिर भी मान लो कि ये भारत का मैप ही है। तो इधर भी पाकिस्तान है, इधर क्या है पाकिस्तान है, जिसको पश्चिमी पाकिस्तान कहता है। यहीं पे आपका है बंगाल जो है, ये भी आपको दो भागों में बांटा, इधर पूर्वी बंगाल हुआ करता है, इधर पश्चिम बंगाल हुआ करता है। ये आपका बाद में बांग्लादेश में चल गए। तीसरी समस्या बोल रहा ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत जो थे पंजाब और बंगाल को लेकर था। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर होगा और इसमें जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलकों को आधार माना जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक फैसला नहीं हो पाया था कि इसका मतलब यह हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को यह पता नहीं था कि वे भारत में है या पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ और इसमें बहुत सारे लोग, लगभग 80,000 के आसपास लोग जो थे घायल हो गए थे, इधर से उधर हो गए थे। 5 लाख के आसपास लोगों का वो बातें बोल रहा है कि मृत्यु हो गया था। अब हम लोग देखते हैं चौथी समस्या। इस समस्या से जुड़ी चौथी और विभाजन की सबसे अजूब कठिनाइयाँ अल्पसंख्यकों की थी। अब दोनों तरफ जो अल्पसंख्यक उसको बोलते हैं जहाँ की किसी मतलब उनकी संख्या कम हो। अब जब भारत और पाकिस्तान की बंटवारा हो रहा था तो दोनों संख्या में, दोनों बॉर्डर पे जो है अल्पसंख्यक थे, तो दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। अब उनको पता ही नहीं था कि हम किधर जाएं, ना तो वो हिंदू थे ना मुस्लिम, जैसे सिख समुदाय के लोग हैं या फिर किसी अन्य धर्म के लोग हैं जैन धर्म के लोग हैं। जो इलाके अब पाकिस्तान में, वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। बोल रहा जो अभी पाकिस्तान में वहाँ पे बहुत सारे सिख भी था और आबादी था, उनको पता ही नहीं चल पा रहा था क्या करना है। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी और उसी प्रकार बोल रहा पंजाब और बंगाल में भी क्या है, बहुत सारे जो है मुस्लिम आबादी था। अब जैसे पंजाब में भी तो इसको कैसे बांट दिया गया, पंजाब को आधा आधा कर दिया कि जहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम है चलो उसको कुछ हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान में दे दिया, बंगाल का भी कुछ हिस्सा पाकिस्तान में दे दिया। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। ये सब लोग एक तरह से सांसत में थे कि इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए। जिस ज़मीन पर वे और उनके पुरखे सदियों के से आबाद रहे, उसी ज़मीन पर वे विदेशी बन गए। जैसे यह बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता था कि समस्या का विकट रूप धारण करने जा रही है और किसी को पता नहीं था कि ये समस्या जो है बहुत विकट धारण रूप कर लेगा और आज में हिंदू मुस्लिम करके इतने होंगे। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो 15 अगस्त को महात्मा गांधी कहीं भी जश्न नहीं मनाए थे, इसलिए उन्होंने जश्न कहीं नहीं मनाया था और वह कोलकाता में थे। एक क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी 15 अगस्त के रात्रि को कहाँ थे, तो वो कोलकाता में थे और उन्होंने जश्न नहीं मनाया था क्योंकि वो इस प्रकार की आज़ादी नहीं चाहते थे कि आज़ाद हो लेकिन उसके बाद तुरंत ही खून खराबा शुरू हो जाए। इस कठिनाई से उबरने के लिए किसी के पास कोई योजना भी नहीं थी। शुरू में लोग बाग और नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएं अस्थायी है, यानी कि बहुत जल्द ही काबू कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बड़ी जल्दी हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई और दोनों तरफ अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही बचा था कि वे अपने घरों को छोड़ दें और कई बार तो उन्हें ऐसा चंद घंटों को मोहलत भी के भीतर करना पड़ा। बहुत सारे लोगों को यही बचा था कि वो अपने घर को क्या करें, छोड़ दें। अच्छा, मैं इसका एक अभी इस क्लास को यहीं तक रखता हूँ और इसका मैं एक नोट्स बनाया हूँ, उसको आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हम जितना चीज़ पढ़े उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अरे भाई रुक जाओ, क्या हो गया, एक सेकंड। यह है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। ठीक है, भारत की आज़ादी बोल रहा लगभग 2 वर्षों की आज़ादी की गुलामी के बाद 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को क्या हुआ, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। लेकिन इस आज़ादी के साथ ही जनता के देश का विभाजन का सामना करना पड़ा। संविधान सभा के विशेष सत्र में जो है प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था, जिसको हम लोग देखे थे, भाग्यवधु से चिर परिचित भेंट या तृतीय डायनेस्टी के नाम से उन्होंने भाषण दिया था। आज़ादी की लड़ाई के समय 2 बातों पर सबकी सहमति थी। बोल रहा कि जब आज़ादी
का लड़ाई लड़ा जा रहा था, उसमें 2 बातों पर सबका क्या था, सहमति था। पहला क्या था कि आज़ादी के बाद देश का जो है शासन लोकतांत्रिक पद्धति से चलाया जाएगा, और दूसरा था कि सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी, इस शासन में गरीब और कमज़ोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। ये बातें हम लोग अभी देखे नहीं। इसके बाद देखते हैं आज़ादी के भारत की नई राष्ट्र की चुनौतियाँ। अब भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके पास नई राष्ट्र के लिए चुनौतियाँ थी, और क्या क्या चुनौतियाँ था, हम लोग 3 चुनौतियाँ देखे थे उसमें। पहला था मुख्य रूप से 3 चुनौतियाँ। पहला चुनौतियाँ था एकता और अखंडता की चुनौती, यानी कि भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश से कम नहीं थे, और विभिन्न भाषा, संस्कृति एवं धर्म के अनुयायी रहते थे। इन सभी को एकजुट करने की चुनौती थी, यानी कि पहला जो चुनौती थी भारत को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती। हम पहले बात कर चुके हैं, एक बार केवल स्पीड में कर रहे हैं, ठीक है। लोकतंत्र की स्थापना, दूसरा है कि लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार तथा मतदान का अधिकार दिया गया है। तीसरा था समानता पर आधारित विकास, यानी कि तीसरा बात क्या था कि पूरे भारत का विकास हो, न कि किसी एक वर्ग का विकास हो। आगे है द्विराष्ट्र सिद्धांत। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का मांग किसने किया था, मुस्लिम लीग ने किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि भारत जो है, इंडिया जो है वो एक देश ना होकर के 2 देश होगा, मुसलमान के नाम पर 2 कम देश होगा, जिससे मुस्लिम लीग ने मुसलमान के लिए एक अलग ही देश की मांग की। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाकिस्तान का मांग किसने किया था, तो किसने किया था, मुस्लिम लीग ने किया था। इसको मैं हाईलाइट करना उस समय भूल गया, ये आपके थे। उसके बाद एक हम लोग ये देखे थे नोट में, इसको याद रखना जरूरी है। खान अब्दुल गफ्फार खान द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे, और इसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। विभाजन के समय जो है क्या क्या घटना घटी थी, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत का विभाजन जो है धार्मिक बहुसंख्यक को बनाया गया, यानी कि भारत का जो विभाजन हुआ था किस आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था। पहली बात तो यह थी कि ब्रिटिश इंडिया में कोई भी एक ऐसा इलाका नहीं था जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हो। फिर दूसरी बात है कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने का राजी हो, ऐसा भी नहीं था। ये पीछे हम लोग सब कुछ देखे हैं नहीं। तीसरी समस्या और भी विकट थी, बोल रहा ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक और गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। इसका मतलब यह हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को यह भी पता नहीं था कि वो भारत में है या फिर पाकिस्तान में है। चौथा था कि बंगाल और पंजाब का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ था। बंगाल और जो है पंजाब का बंटवारा जो था सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो ये दोनों बॉर्डर से सट रहे हैं, ठीक है। चौथी सबसे बड़ी समस्या थी कि अल्पसंख्यकों की सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे, इसलिए उनको पता ही नहीं था कि हमको पाकिस्तान में रहना है या फिर भारत में रहना है। विभाजन के परिणाम, जब विभाजन आया तो उससे जो है लोगों को क्या परिणाम हुआ, किस समस्या हुआ, इस पर भी थोड़ा देख लेते हैं। लोगों को मजबूरन क्या हुआ, अपना घर छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। इसको हम लोग बुक में नहीं देखे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग चलो इसको देख लेते हैं, पीटी बना हुआ है। तो विभाजन का परिणाम बोल रहा है लोगों को मजबूरन क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, बड़े स्तर पर हिंसा का शिकार होना पड़ा। लाहौर, अमृतसर और कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे हुए, ये तीनों जगह पर, अमृतसर आपका पंजाब में है, इन तीनों जगह पर बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगा हुआ था। लगभग 5 लाख के आसपास लोगों का मृत्यु हो गया था, और 5 लाख संख्या कम नहीं होता है। तभी तो महात्मा गांधी उस दिन क्या कर रहे थे, कहीं भी जश्न नहीं मनाए थे। इसलिए 1947 के साल को बहुत लोग बोलते हैं ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया। बात है कि उस समय अगर आजकल भी कभी प्रधानमंत्री रहता, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया वही काम करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी समस्याएं थी। देश को एकत्रित करना सबसे बड़ी समस्या थे, और विकास भी करना था। लोग गरीबी से जूझ रहे थे। लोग इतिहास पढ़ेंगे नहीं, किसी पे भी बोलना कुछ आसान होता है। चलिए फिर वो सब राजनीतिक अलग बातें हैं। लोगों को शरणार्थी शिविर में रहना, बहुत सारे लोगों को क्या करना पड़ा था, शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा था। औरत को अगवा किया गया था, जबरन शादी कर दिया गया था, धर्म बदला गया था। बहुत सारे औरत को अगवा कर लिया गया था और ज़बरदस्ती शादी कर दिया जाता था धर्म को बदलने के लिए कई मामलों में। और इससे लोग क्या हुआ, कई मामलों में अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद की जो है सभी लोगों को जहर दे के मार दिया, यानी कि खुद की बहू बेटियों को ही क्या कर दिया था, मार डाला था। आगे वित्तीय संपदा का भी, ऐसा नहीं कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो केवल जमीन का बंटवारा हुआ था, नहीं, वित्तीय संपदा का भी बंटवारा हुआ था, पुलिस का भी बंटवारा हुआ था, यहाँ तक टेबल कुर्सी का भी बंटवारा हो गया था, टाइपराइटर का भी बंटवारा हुआ था। 80 लोगों को घर छोड़कर उनके सीमा पार आना पड़ा था। बोल रहे बहुत सारे लोगों को जो है घर छोड़ करके सीमा पार आना पड़ा था। ठीक, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा और ये जो नोट्स बनाए हैं ना, तो लाइक ज़रूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और ये जो नोट्स बनाए हैं पीपीटी के रूप में जो बाद में हम दिखा रहे हैं, इसको आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है, और इसको याद भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।